मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में एक देवर और पति के अलावा कोई भी ना था। मैं अकेली ही थी। बंदे ज्यादा ना थे, इसलिए काम भी ज्यादा ना होता था। थोड़ा सा खाना बनाना होता था और इसी हिसाब से घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती थी, इसलिए मैं ज्यादा आराम ही करती थी। मेरा पति काम पर जाता तो शाम गए ही लौटता था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। हमारी शादी जब से हुई थी मेरे पति ने मुझे हाथ न लगाया था। मैंने पूछा तो कहते, मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है कि अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी। मुझे अपने पति पर बड़ा यकीन था। अगर वे बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है तो मुझे उन पर भरोसा करना ही था। मैंने उसके बाद उनसे कोई उफ तक नहीं की थी और ना कुछ पूछा। मगर मुझे ये सब अजीब लगता था, पर कहती ना थी। लेकिन जब घर में अकेली होती तो सारा दिन यही सोचती रहती थी। जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या मेरा पति जो कह रहा था वो वाकई सच था, या बात कुछ और थी जो मुझसे छुपाने के लिए बहाने बना रहा था? क्या इसका किसी के साथ वाकई चक्कर चल रहा था? जब वो मुझसे दूर रहता और मुझे हाथ तक न लगाता था और पीर बाबा का नाम लेकर अपनी बात पर पर्दा डाल रहा था। मैं सच नहीं जानती थी और ना ही सच जानने की कोई कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे इस बात पर हैरत होती थी, मगर मैं सब्र करने के अलावा कर क्या सकती थी, इसलिए चुप हो गई थी। मेरा एक देवर था, मैं उसको बस नाम से ही जानती थी। आज तक मैंने उसे देखा ना था। मेरे पति का कहना था कि वे खेतों में रहता है। वही एक कमरा था जिसमें वो रहता था। सारे लोगों ने खेतों में फसल उगाई हुई थी। इसकी देखभाल के लिए खेतों में ही रहना पड़ता था कि कोई जानवर फसल खराब न कर दे। इसलिए मेरा देवर जब तक सीजन चलता था वही रहता था। मैंने भी कभी इससे मिलने को ना कहा। मुझे भी इससे मिलने का इतना शौक नहीं था। मुझे तो बस अपने पति से ही लेना देना था। इसलिए मैंने एक दो बार बातों बातों में पति से इस बारे में पूछना अपना फर्ज समझा था। लेकिन जब मेरे पति ने खुद ही मुझे कुछ बताने से इनकार किया और कहा कि सब पीर बाबा का बताया हुआ है, मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ रोज पहले अचानक से एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया। मैंने इस शख्स की सूरत को घर पर पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस अनजान शख्स ने घर में दाखिल होते ही मुझसे मेरा हाल पूछा था। मैं हॉल में बैठी अपने पति के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके पास आने पर मैं डर कर कदम पीछे करने लगी थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। भाभी, मुझे डरते देख कर उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मैंने जल्दी में नहीं में सर हिला दिया, जिस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस दिया। वो मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपके पति ने मेरे बारे में नहीं बताया। आपका देवर हूँ मैं, उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखकर कहा था। इसके बताने पर मेरा डर कुछ खत्म हुआ। मैं जानती थी कि वाकई मेरा एक देवर है, इसलिए अब मैं बेफिक्र हो गई थी। अब वह रोज घर आने लगा था। मैंने अपने पति को बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे हैरत हुई थी कि मेरे पति के चेहरे का रंग क्यों बदला था। मैंने तो उसके भाई का ही बताया था। उसके खामोश होने पर मैंने भी इसके बारे में कोई बात ना की थी। मुझे अपने पति की खामोशी खटक रही थी, मगर फिर मैं खुद भी चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लिया तो उसने कौन सा बता देना था। मेरा पति जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता। जब वह घर आता तो उसके हाथ में ढेर सारे गन्ने होते थे। मेरा डर भी कम हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी झिझक कम होती जा रही थी। ज्यादा फ्री तो नहीं हुई थी, मगर पहले जैसा मैंने डरना छोड़ दिया था। कुछ दिनों में मैं उससे घुल मिल गई थी। वो था भी बहुत अच्छा और इज्जत करने वाला। अब मेरा देवर जब भी घर आता तो उसके हाथ में गन्ने होते थे। खासकर दोपहर होते ही देवर गन्ना लेकर आता और कहता, भाभी बहुत ही रस वाले हैं, चूस कर खाएं। मैंने भी कभी इतने शौक से पहले कभी गन्ने न खाए थे, मगर अब अपने देवर के कहने पर इनकार न करती और फौरन ही उसके पास बैठकर गन्ने खाने लगती। वो खुद मुझे गन्ने छील कर देता और मैं उसके सामने बैठकर चूसती। वो लगातार मुझे देखता रहता लेकिन खुद कभी न खाता। मैं इससे 1000 बार कहती थी कि देवर जी आप भी खा लो, अच्छा है और बहुत मीठा भी, मगर वो मेरे कहने पर भी कभी भी गन्ना न खाता था और कहता, भाभी मैं अभी खेतों में खाकर आया हूँ, ये सब आपके लिए लाया हूँ, बस आप ही खाएं। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और गन्ना खाने लगी। मुझे ये बात अजीब तो लगती थी कि जब मेरा पति घर पर होता था तो मेरा देवर घर न आता था, मगर जैसे ही मेरा पति काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता था। फिर सोचा शायद इत्तेफाक हो कि दोनों भाई अलग अलग वक्त में घर आते थे, या फिर ये भी हो सकता था कि दोनों की आपस में बनती ना थी, तभी अलग अलग वक्त पर आते जाते थे। मैंने एक बात और नोट की थी, जब कभी दोनों अचानक से एक तौर पर इकट्ठे हो जाते थे
तो पति मेरे देवर की तरफ देखता तक ना था, सर झुकाकर इसके पास से गुजर जाता था। मेरे पति के उस सर झुकाकर गुजरने पर मेरे देवर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आती थी, मगर मेरे पति के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। जाने उन दोनों के दरमियान कौन सी खिचड़ी पक रही थी। एक और अजीब बात थी कि जब मैं गन्ना खाकर थोड़ी देर सो जाती तो शाम को मेरा पति घर आकर जब गन्ने का कचरा देखता तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगता। मैं बहुत पूछती, लेकिन वो मुझे अपने रोने की वजह न बताता। क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? रात के दूसरे पहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पति मेरे कदमों में बैठा रो रहा था। मेरी तो हैरत से आंखें फटने के करीब आ गई थी। मैं जानती थी कि पति का रुतबा क्या है, इसलिए उनका मेरे कदमों में बैठना मुझे दहला सा गया था। मुझे डर था उनके इस तरह की हरकत करने से मैं गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से अपने पाँव उनसे दूर किए और घबरा कर रोने की वजह पूछी थी, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया। इससे पहले कि मैं एक बार फिर से पूछती, वो उठकर कमरे से ही बाहर निकल गए। मैं उनको कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही थी। अब तो ये सब उनकी रोज की हरकत बन चुकी थी। रात देर तक जागने की वजह से अगली सुबह मेरी आंख थोड़ी देर से ही खुली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पति के दिल की बात का पता लगाऊं। आखिर उनके रोने की वजह क्या हो सकती है? मैंने बहुत कोशिश की थी अपने पति से सच उगलवाने की, मगर वे बोलते ही ना थे। मैंने भी थक हार कर उनसे पूछना छोड़ दिया था। मेरा देवर भी रोज गन्ने लेकर आता था और जिद करके मुझे खिलाता था। मैं भी इसका दिल रखने के लिए खा लेती थी, लेकिन पता नहीं उनमें ऐसा क्या होता था कि गन्ना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती थी और मैं कुछ देर के लिए सो जाती थी। इसके बाद मुझे खुद की कोई खबर न रहती थी। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरे जिस्म में अजीब सा दर्द रहने लगा था। मेरा किसी काम को दिल ना करता। जब भी कोई काम करने के लिए उठती तो उल्टी और चक्कर आना शुरू हो जाते। मैं तो पहले ही अजीब किस्म की उलझन में उलझी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है। मैं किसी से कोई बात भी ना कर पाती थी। अपने मायके जाने का वक्त ही ना मिलता था। मोहल्ले में भी सब अपने अपने घरों में दुपक के बैठे रहते थे, तो मैं कैसे अपने दुख सुनाती। इसलिए ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और मुझे यूं लगता था जैसे काफी वक्त गुजर गया है। जिस तरफ मेरा ध्यान जा रहा था मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। नहीं नहीं, मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने खुद के ख्याल को ही जुटलाया था। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मेरा जिस्म इतना दर्द कर रहा था। मैंने खुद से ही सवाल किए थे, कहीं ये दोनों भाई मिलकर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। मेरा पति मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है? इसे क्या मिलेगा ये सब करके? इसने तो खुद मुझसे सच बताया था कि वह क्यों मुझसे दूर रहता है। अगर उसने पहले मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो अब क्यों करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दूसरा शक देवर पर था। मेरे पति के बाद तो मेरा देवर ही घर आता था, मगर वो मेरे साथ कुछ गलत क्यों करेगा? उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? मैंने तो उसे देखा ही पहली बार था, फिर दुश्मनी का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवाऊं, क्योंकि अब तो तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। लेकिन मैं बाहर कैसे जाती? एक तो मुझे मोहल्ले का इतना अता पता ना था, दूसरा मैं बाहर जाती और ऊपर से मेरे पति घर आ जाते तो मैं उनको क्या जवाब देती? अब मैं उनको बताकर भी नहीं जा सकती थी, वरना वो साथ जाने की जिद करते और अगर उनको इस बात की भनक भी पड़ जाती कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है तो मेरी जिंदगी ही तबाह हो जाती। एक ये डर भी मुझे बाहर जाने से रोक रहा था। भाभी, मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बड़ी खामोश रहने लगी हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है? मेरा देवर आज भी खाने के लिए गन्ने लेकर आया था, लेकिन मेरा गन्ने खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बस हाथ में पकड़ कर बैठी रही थी। जब देवर ने देखा कि मैं गन्ना नहीं खा रही, बस पकड़ कर बैठी हुई हूँ, तो उसने मुझे बड़े प्यार से कहा, भाभी आपको क्या हुआ है? मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा था। मुझे उसके चेहरे की मुस्कुराहट अजीब सी लगी थी। इसकी आंखों में मौजूद चमक एक राज अपने अंदर दफन किए हुए थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी नजरों से मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने बहाना बनाकर गन्ना वहीं रखकर उठना चाहा था, मगर मेरे देवर ने मुझे जल्दी से वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, पहले आप ये गन्ना खत्म करें, इसके बाद जो काम करना हो कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। मेरा दुपट्टा पकड़कर उसने मुझे वापस बैठाते हुए कहा। मेरा इस वक्त किसी से भी बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई और देवर के हाथ में पकड़ा गन्ना लेकर बेदिली से खाने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने वो गन्ना खत्म किया था और वहां से उठकर जल्दी से किचन में आ गई थी। जब तक मैंने पूरा गन्ना खत्म ना किया तब तक मेरे देवर ने अपनी नजरें मुझ पर ही रखी थी। मैं इसकी नजरों से बचने के लिए किचन में आ गई। न जाने क्या बात थी, मेरे जिस्म में एक अजीब सा डर घुसता जा रहा था। मैं चाहती थी मेरा देवर अब इसी वक्त यहाँ से चला जाए,
क्योंकि इसकी मौजूदगी मेरे शक को हकीकत का रूप दे रही थी। अगर देवर ही मेरा गुनहगार था तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो पति पहले से ही मुझसे दूर था। मैं क्या करूंगी? कैसे सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेगुनाह हूँ? मैंने अभी पानी पीकर गिलास शेल्फ पर रखा ही था जब मुझे अपने पीछे से मेरे देवर की आवाज़ सुनाई दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? जाए कमरे में आराम करे, मैं भी खेतों में जा रहा हूँ। मैं झटके से पीछे मुड़ी थी। अगर उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे मारकर यही फेंक दिया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ? इसको चेहरे को देखकर मैंने खुद से कहा था, माना कि वे जवान मर्द था, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपनी जान के जाने के एहसास ने ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बिना अपने देवर को देखे अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। जाने में क्या क्या सोचती जा रही थी। सोते हुए ही मैं नींद की वादियों में चली गई और जब मेरी आंख खुली तो रात का न जाने कौन सा वक्त था। मैं आंखें खोलकर ही बेड पर लेटी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में मेरे पति की तस्वीर उभरी तो मैंने चौंक कर उस कमरे में तलाश करना चाहा, मगर कमरा पूरा खाली था। तभी मुझे अपने पैरों के पास किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं आवाज़ को पहचान कर जल्दी से सीधी हुई थी। मेरे पति रोज की तरह आज भी मेरे पैरों के पास बैठे रो रहे थे। मुझे अब हैरत कम और ताज्जुब ज्यादा होने लगा था, क्योंकि रोते हुए वे लगातार दरवाजे के पास पड़े गन्ने के छिलकों को ही देख रहे थे। ऐसी क्या बात थी जिस पर मेरे पति मुझसे पैर पकड़कर माफी मांगते थे, वो भी मेरे सोते हुए? मेरे सामने तो उन्होंने कभी मुझसे कुछ ना कहा था। यही बात मुझे हैरान कर रही थी। एक तरफ मेरे देवर की अजीब शख्सियत और दूसरी तरफ मेरे पति का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी उतना ही परेशान हो रही थी। रात तो जैसे तैसे मैंने काट ही ली थी, मगर अगले दिन मैंने सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाया और इस प्लान पर काम करने के लिए अपने देवर का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दोपहर से कुछ देर पहले ही मेरा देवर गन्ने ले आया और रोज के मुताबिक उसने मुझे गन्ना छील कर दिया और खुद मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। रोज की तरह आज भी मुझसे इसकी नजरों से उलझन हो रही थी, मगर मैं बिना कुछ बोले चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर गन्ना खाने का नाटक करने लगी। मैं गन्ने को खाने के लिए तोड़ती और उसे अपने पीछे रखे दुपट्टे में छुपा लेती। जब मैंने गन्ना पूरा यूं ही खत्म कर लिया तो नींद आने का ड्रामा करते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाली थी, जब अपने देवर को देखकर रुक गई। देवर जी आप जाएं, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने नींद में जाने का ड्रामा करते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गई। आंखों को बंद किया, मैं चुप लेटी हुई थी। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाने डर ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। जाने आगे क्या होने वाला था। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक मैं कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा रुआ रुआ कांप उठा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आगे का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे होश आहिस्ता आहिस्ता खोने लगे थे। मैंने अपने ऊपर झुके अपने देवर को पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेला था और उठकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरे आंसू अपनी इज्जत खोने के दुख में बहते जा रहे थे। मैं जान गई थी कि मेरा देवर ही मेरे साथ गलत काम करता था। इससे पहले कि मेरा देवर फिर से मुझे पकड़ता, मैं चीखती हुई बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कांपते हुए अपने पति को देखा था जो मुझे गुस्से से देख रहा था। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा पति अचानक ही गुस्से में मुझे तलाक देकर बाहर चला गया था। मैं वहीं बैठी रोई जा रही थी। मैं तो पहले ही एक झटके से संभल ना पाई थी, अब एक और मुसीबत मेरे सर पर आ पड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेरा पति फिर से मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठकर बोला, देखो गुस्से में मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुमसे तलाक को कहा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, वो मैंने गुस्से में बोल दिया था। अब तुम मेरे भाई से शादी कर लेना और फिर तुम मुझसे तलाक लेकर दोबारा मुझसे शादी कर लेना। वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी आंखों में दिखे सवाल पढ़कर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। मैं भी जानती थी उन्होंने गुस्से में मुझे तलाक दी थी, इसलिए मैं खामोशी से अपने देवर से शादी के लिए मान गई। फिर पति ने मेरी शादी मेरे देवर से कर दी और खुद घर छोड़कर चले गए। मेरे देवर ने जब मुझसे शादी की तो उसने मुझसे बताया कि वो मेरे पति का भाई नहीं है। यह सुनते ही मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं हैरत से खड़ी उसे देखे जा रही थी। मैंने अपने पहले पति का बहुत इंतजार किया, मगर वो मेरी शादी देवर से करवाकर जाने कहाँ चला गया था। अगर तुम मेरे पति के भाई नहीं तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने रोते हुए उससे पूछा था। बताऊंगा, मगर अभी नहीं, वक्त आने पर। मेरे पूछने पर उसने मुझे जवाब दिया और कमरे से निकल गया। जाने क्या वजह थी जो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया।
उसने तो वादा किया था कि वो दोबारा मुझसे शादी करेगा, मगर वो अभी तक ना आया था। पति का धोखा याद करते हुए मुझे उससे नफरत सी महसूस हुई थी। जरूर ये उन दोनों की मिली भगत का नतीजा था। एक ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं इसके बच्चे की माँ बन गई, और दूसरा मुझे तलाक देकर वहां से चला गया था। मैंने नफरत से अपने पति के बारे में सोचा था। मैं अब वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इस बच्चे की वजह से मैं फंस गई थी, और अपने आने वाले बच्चे का सोचकर मैंने मौजूद जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। कड़वा घूंट मैंने पीने का सोचा और खामोशी से रहने लगी थी। कुछ ही महीने बाद मेरे यहाँ एक बेटी हुई थी। जब मेरे दूसरे पति को पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, तो वो मेरे पास चला आया और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। इसका कहना था कि तुम्हारे पति ने एक लड़की की इज्जत लूटी थी। वो लड़की मेरी बहन थी, जो कि बहुत शरीफ और अच्छी लड़की थी। उसने इस दुनिया में जलील कर दिया था। मैंने इससे बदला लेने का सोचा था, इसलिए जब तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी, तो उसे एक पीर बाबा ने कहा था कि वह 2 महीने तक अपनी बीवी से दूर रहेगा और उसका दम किया हुआ गन्ना खाने के लिए तुम्हें देगा। तुम्हारे पति के दिल में चोर था, इसने गुनाह किया था, और उसके चलते हुए सारी जिंदगी भी औलाद ना होने के डर से फौरन मान गया। पीर बाबा को तो मैंने पैसे देकर ये सब करने को कहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला उसकी नई नवेली दुल्हन के जरिए से लेना चाहता था। तब इस बाबा ने मेरे कहने पर तुम्हारे पति को कहा कि मैं तुम्हारे काम पर जाने के बाद तुम्हारी बीवी को यह गन्ना खिलाने के लिए दिया करूंगा। तुम्हारे पति को बाबा ने कहा था कि गन्ने पर मैं कुछ दम कर कर तुम्हें दिया करूंगा। इस बाबा ने इसे कहा था कि वह मुझे अपना भाई कहकर तुमसे मिलवाए। तुम्हारे पति ने ऐसा ही किया था। इस पीर बाबा ने तुम्हारे पति से कहा था, तुम्हारी बीवी जब ये गन्ना खाएगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हारा पति जब भी घर में गन्ने के छिलके देखता था तो वो बहुत रोता था कि उसके गुनाह की वजह से तुम तकलीफ उठा रही हो। मैं गन्ने में दवाई डालकर तुम्हें बेहोश कर देता और फिर तुम्हारे जिस्म के जरिए मैं अपनी बहन का बदला लेता था। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम सब सच जान गई थी, और जब मुझे पता चला तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो मैंने ही तुम्हारे पति को मजबूर किया था कि वह तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी मुझसे शादी करवा दे। और वह खुद चाहे किसी की इज्जत खराब कर चुका था, लेकिन वो खुद एक दागदार बीवी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने मेरा कहा मान लिया और तुम्हारे सामने मुझसे झूठी शादी का नाटक किया। हकीकत बहुत भयानक थी, जिसे जानने के बाद मेरा वजूद सुन्न होता जा रहा था। उन दोनों के बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक जिस्म के साथ खेला और दूसरा अपने भाई का बताकर शादी करवाकर धोखा देकर चला गया था। मैं इसकी बातें सुनकर खामोश ही रही थी, क्योंकि अब मेरी एक बेटी थी। मैं इसे लेकर कहाँ जाती, इसलिए अपने साथ होने वाले इस हादसे को स्वीकार करते हुए चुपचाप इसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। पति मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मेरा दूसरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, और जो उसने गुनाह किया था वो मुझसे भी और ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगता था। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन मेरा पहला पति न जाने कहाँ चला गया था। वो कभी लौट कर वापस नहीं आया था। धन्यवाद दोस्तों।